नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखेंगे उन घटनाओं को जो आज की घटनाओं में घटित हुआ है और साथ ही यूपीएससी चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो भी आने वाले एग्जाम हो उसमें फ़ायदेमंद हो। हम लोग उन घटनाओं को देखते हैं जो आज घटित हुआ। आज घटित कहने का मतलब जैसे आज संडे है तो संडे का दिन भर में जो घटित हुआ है, संडे यानी 16 तारीख, 16 का जो भी घटना घटित हो उसको हम देखेंगे। आप कहीं भी यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो वो आपको एक दिन बाद दिखाएगा। जैसे आज 16 का घटना वो 17 को दिखाएगा सुबह में, लेकिन हम क्या करते हैं जो 16 घटना वो दिन भर का घटना हम शाम में आपको लेके आ जाते हैं, तो एक दिन सबसे हम लोग आगे रह रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण। विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम यानी एफसीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एफसीपीए कानून की बात कर रहा है तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एफसीपीए कानून को लेकर कि अमेरिका सरकार द्वारा यह 1977 में लाया गया था, जिसे अब हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस कानून पे आखिर कहना क्या चाहता है। यह व्यवसाय सुरक्षित करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था कि यह कोई भी व्यवसाय शुरू करने वाला इंसान विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है। यह कानून का मुख्य लक्ष्य ही था। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों ने इसकी प्रवर्तन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। देखिए कार्यकारी आदेश की बात नहीं, यह परमानेंट रद्द कर दिया, ये सही है, लेकिन कार्यकारी से संबंधित यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। यह केवल अमेरिकी कंपनियों पर लागू होता है, एकदम नहीं। यह अमेरिकी कंपनी हो, अमेरिकी नागरिक हो, इस पर पूरा लागू होता है, ना कि सिर्फ कंपनी पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देख लेते हैं आखिर पंचायती राज को लेके क्या कहना चाहता है। आपको बता दें थोड़ा सा कि पंचायती राज को लेके भारत में पहला पंचायत राजस्थान में गठित किया गया था, यानी भारत का पहला पंचायत राजस्थान में था। विकेंद्रीकरण सूचकांक राज्य को वित्तीय और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण के आधार पर रैंक करता है। दूसरा देख लेते हैं, कर्नाटक को हाल ही के सूचकांक में पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं, नीति आयोग को जो पंचायती राज प्रणाली से के बारे में इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहना चाहता हूँ। एक और दो, बिल्कुल सही, एक और दो दोनों हो जाएगा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यूडीए पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यूडीए की बात कर रहा है तो यूडीए से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण है बातें हम लोग देख लेते हैं। क्वाड देश संयुक्त रूप से पानी के नीचे निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। क्वाड देश के द्वारा जो है सो पानी के नीचे प्रणाली निगरानी प्रणाली विकसित कर रही है। वही क्वाड देश में 4 देश शामिल हैं। 4 कौन कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड देश में शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत ने यूडीए तकनीकी के संयुक्त विकास के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। एकदम नहीं, भारत ऐसा नहीं किया है। वेब ग्लाइडर सिस्टम पूरी तरह से भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। एकदम नहीं, भारत किसी भी नई यूडीए तकनीकों को निवेश नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है, भारत क्यों नहीं करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है क्वाड देश संयुक्त रूप से पानी के नीचे निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही मानव रहित सतही वाहन प्रणाली मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। देखिए ये मानव रहित सतही की बात कर रहा है, प्रणाली की बात कर रहा है। मानव रहित का मतलब होता है जिसमें मानव उपस्थित न हो, उसे मानव रहित बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। समुद्री जैव विविधता संरक्षण, एकदम नहीं है। पनडुब्बी ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी, ये बिल्कुल सही बात है। तेल रिसाव का पता लगाना, एकदम नहीं। पानी के भीतर पर्यटन, इसका सेम आंसर जो ऑप्शन है पनडुब्बी ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी। पानी के भीतर पर्यटन हम लोग यहाँ पहले से जारी है, चाहे अंडमान निकोबार में पर्यटन हो पानी को लेके, जो अंडर वाटर में जाता है और लोग इंजॉय करके बाहर आते हैं। साथ ही देखे होंगे कि हाल ही में मालदीव के द्वारा भारत से अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग मालदीव में जाते थे पर्यटन को लेके, लेकिन कुछ दिन से मालदीव में लोग जाना कम कर दिए हैं और उसके जगह पे
लोग अंडमान निकोबार हो या फिर हम लोग का दमन द्वीप हो, इस पे लोग जाना पसंद करते हैं। और टाटा देखेंगे कि जो बोले हैं कि हम तो दमन द्वीप में अपना टाटा का जो क्या बोलते हैं, टाटा के तनिष्क नहीं, टाटा के क्या है, जो भी एक टाटा का है, जो टाटा ने बोला है कि अब फिल्टर पानी हम बैठाएंगे वहाँ पे, लोगों को सप्लाई करेंगे इजराइल की मदद से। और भी वहाँ पे सारे डेवलप किए जा रहे हैं, हम लोग अभी इस पे देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनडुब्बी ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी। नेक्स्ट, भारत में वनाग्नि प्रबंधन योजना क्या है? FFPMS योजना क्या है? देखिए, हमने आपको बताया था कि वनाग्नि को लेकर आखिर ये सुर्खियों में क्यों आया था, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा वनाग्नि को रोकथाम के लेके अभी जोर शोर पे कार्य जारी है। तो इसको लेके अभी ये सुर्खियों में है वनाग्नि कार्य योजना। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही बात है। यह है जो है सो केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका गठन 2018 में हुआ था। राज्य स्तर की पहल है। देखिए, FFPMS राज्य स्तर की पहल नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त उद्यम है, एकदम नहीं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम ये नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट, भारत में हाल ही के वन अग्नियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? आइए देख लेते हैं कि वन अग्नि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण वनाग्नि सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ध्यान में रखना है कि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इनमें से देखना है, न कि औरों के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या रहा है। आकाशीय बिजली गिरना, झूम कृषि, औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन। देखिए, हम लोग जब भी देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से ही जो सो सबसे जो बेस्ट होगा उस ऑप्शन को हम लोग मारेंगे, न कि जो है सो हम लोग अगर जो ऑप्शन में बेस्ट नहीं मिला तो हम लोग छोड़ देंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट इसमें देख लेते हैं। आकाशीय बिजली गिरना। देखिए, आकाशीय बिजली गिरने से भी वन अग्नि होता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी पेड़ पे अगर आकाशीय बिजली गिर जाता है तो पेड़ जल जाता है, साथ ही हो सकता है कि पड़ोस का भी पेड़ जल सके उसके साथ साथ। तो ये भी है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। वहीं झूम कृषि को देखा जाए तो झूम कृषि भी एक प्रमुख कारण है। होता है क्या है झूम कृषि को लेके कि जो भी समुदाय के लोग होते हैं, कुछ स्पेशल कम्युनिटी के, वो झूम कृषि करने के लिए जो भी झाड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसे कट कर देते हैं, जला देते हैं और उस पर खेती करते हैं। तो ये भी एक प्रमुख रीज़न होता है। और औद्योगिक प्रदूषण के देखा जाए तो औद्योगिक प्रदूषण से भी हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे औद्योगिक प्रदूषण से कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ देता है, क्योंकि वो CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं औद्योगिक क्षेत्र से। तो उससे गर्मी जो भी हीट होता है बढ़ने की वजह से हीट बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिसके कारण पेड़ जो है सो आपस में टकराने से गर्मी उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होती है, जिससे वो जलने की संभावना बढ़ जाती है। अवैध खनन से यहाँ पे बहुत कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूम कृषि। यहाँ पे मुख्य रीजन माना जाएगा। वैसे सबसे मुख्य मेन रीजन माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, लेकिन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग है नहीं ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से झूम कृषि सबसे बेस्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है? देखिए, हमने आपको बताया था कि AI एक्शन समिट को लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। भारत और अमेरिका, बिल्कुल नहीं। भारत देखिए, मोदी जी अभी अमेरिका की यात्रा पे जरूर थे, लेकिन जो है सो AI समिट की अध्यक्षता अमेरिका नहीं किया। भारत AI समिट की सह अध्यक्षता किया फ्रांस में जाके। वही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब है, उनके साथ अध्यक्षता किए हम। भारत और फ्रांस, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। चीन और जर्मनी एकदम नहीं। हाल ही में पता चला है कि अमेरिका जो है सो अभी आज ही कल का रिपोर्ट है कि पता चला है कि अमेरिका F-35 भारत को देने के लिए तत्पर है, लेकिन भारत सरकार अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। वही रूस का जो एक फाइटर है 57 है, जो वो भी भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि इस पर कब डील होता है। तो हम लोग उस क्वेश्चन पे लेके आएंगे जब डील हो जाएगा। तो नेक्स्ट, AI एक्शन समिट 2025 का मुख्य फोकस क्या था? देखिए, AI एक्शन समिट को लेके बात करा तो ये ग्लोबल साउथ को लेके था। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या है। सैन्य अनुप्रयोगों में AI का उपयोग, एकदम नहीं। सैन्य अनुप्रयोग को लेके अभी तक AI से संबंधित कोई बात चर्चा नहीं कही गई है। AI शासन और समान पहुंच, ये बिल्कुल हुआ था। मानवीय नौकरियों का परिस्थान, ये एकदम नहीं।
अगर मानवीय नौकरी अगर ख़त्म हो जाए तो फिर एआई का मतलब ही नहीं रह पाएगा। सोशल मीडिया एल्गोरिदम में एआई का उपयोग, देखिए सोशल मीडिया में तो उपयोग हो रहा है लेकिन इस पर चर्चा नहीं किया गया था। ये पूछ रहा है कि मुख्य फोकस किस पे था, इस पे फोकस नहीं था। ये है जरूर उपयोग में लेकिन फोकस नहीं था। इसका फोकस हो जाएगा सही आंसर 8वां का बी, एआई शासन और समान पहुंच। नेक्स्ट, भारत में पिछले 5 वर्षों में हाथी मानव संघर्ष की सबसे अधिक घटनाएं किस राज्य में दर्ज की गई हैं? देखिए हमने आपको बताया था पहले भी लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। मानव हाथी की घटना झारखंड में देखा गया था सबसे ज़्यादा। वो इसलिए देखा गया था क्योंकि झारखंड में अभी औद्योगिकरण को लेके काफ़ी रोडवेज रेलवेज बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। इसके लेके होता क्या है कि वहाँ की जंगलें वन को कटाई की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई रोड निकल रहा है किसी माइंस की तरफ से, तो रोड निकल रहा है तो जंगलें कटाई की जा रही है, पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो हाथी जो है सो एक्चुअली जंगल में रहता है, तो बीच रास्ते में ऊपर जाती है तो हाथी मानव वहाँ पे झड़प हो जाता है क्योंकि हाथी लोग तो अपना रास्ता पहले से जानती है, लेकिन मानव ही बीच में रास्ता बना देता है। वहीं रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, उसमें भी जैसे हाथी को परेशान किया जा रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें भी हाथी परेशान है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि माइनिंग जब होता है झारखंड में तो देखिए कि माइनिंग में गड्ढा खोद दिया जाता है बहुत बड़े बड़े, और उसमें से जो भी मटेरियल है, कोयला हो लोहा हो जो भी हो निकाल लिया जाता है और गड्ढे को छोड़ दिया जाता है। इसमें हाथी दब के मर जाते हैं, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये लेके काफ़ी बड़ा चिंता दर्शाया गया था, इसलिए अभी ये सुर्खियों में है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या है, किस राज्य में दर्ज की गई थी। इसका सही आंसर है झारखंड में किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा कि 8 साल में जो है, जो पिछले 8 साल में हाथी लगभग 60 हाथी की मौतें हुई थी। वहीं 10 से 12 सालों में लगभग 200 इंसानों की भी मौत हो चुकी है मानव और हाथी के झड़प के बीच में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बड़ी चिंता है। अर्बन चैलेंज फंड जिसे केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित किया गया है। देखिए अर्बन की बात कर रहा है न कि रूरल की। अर्बन अर्थात शहरी की बात कर रहा है। हम तो देख लेते हैं क्या रहा है शहर कुछ लेके। शहरी स्मार्ट मोबिलिटी समाधान के लिए एक योजना। देखिए मोबिलिटी समाधान की एक योजना तो है लेकिन ऐसा भी नहीं है। 10,000 करोड़ का शहरी पुनर्विकास कोष, ये बहुत हद तक सबसे ज़्यादा सही है। मेट्रो रेल विस्तार के लिए एक वित्त पोषण कार्यक्रम, शहरी जल प्रबंधन के लिए एक वित्तीय पैकेज। देखिए शहरी जल प्रबंधन के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है, इसके लिए कि 10,000 करोड़ का जो शहरी पुनर्विकास कोष है इसी से किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 करोड़ का शहरी विकास पुनर्विकास कोष। इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए शहर कोई भी शहर है उसको तेज़ी से अब डेवलप किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे डेवलप तो है इतना ही शहर, फिर डेवलप किया नहीं, उसको अब रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई भी शहर है जैसे दिल्ली पटना जो भी शहर है पहले से डेंसिटी जो भी बहुत ज़्यादा है और उसमें लोग और बढ़े जा रहे हैं। क्षेत्र तो वही है, क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ रहा है, तो लोग और ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहा है। रोडवेज जो पहले था वो पुराना हो चुका है, उसको सही किया जा रहा है। पानी का स्ट्रक्चर मान लीजिए पहले किसी कॉलोनी में 1,000 लोग रहते थे, अब उसमें 5,000 हो गए हैं, तो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना होता है। बिजली मान लीजिए 1,000 से 5,000 लोग हो गए थे, तो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। इसको लेके जो है सो इस पर पुनर्विकास किया जा रहा है। इसको लेके 10,000 करोड़ का शहरी पुनर्विकास कोष जारी किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो हाल ही में चर्चा में थी, का उद्देश्य क्या है? देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये योजना लाया गया था, मुख्यमंत्री माझी बहन योजना। इसके अंतर्गत 1,500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा जो 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं उसे दिया जाएगा, और 1,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि उस घर की महिलाओं का इनकम यानी उस घर के सदस्यों की इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, न कि 2.5 लाख से अगर अधिक है, 2.50 लाख से अगर यदि अधिक है तो वो इस योजना के पात्र नहीं। किस योजना के? तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के पात्र नहीं होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं क्या है, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा। शिक्षा के लिए तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चल ही रहा, तो ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा। महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता, हमने अभी आपको बताया कि महिलाओं को 1,500 रुपये दिया जाएगा जो महिला 21 से 65 वर्ष के आयु के बीच में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता। ऑप्शन सी देख लेते हैं, महिलाओं के लिए सब्सिडी वाला स्वास्थ्य सेवा, एकदम नहीं। महिला उद्यमियों के लिए ऋण योजना, ऐसा नहीं है हम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। यहीं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय जारी किया गया है कि बोला गया है कि ये जो उस मुफ्त सुविधाएं जो सरकार देती रहती है इसको रोके, और खासकर इलेक्शन के समय में नहीं मुफ्त सुविधाएं जारी करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही विवादित हो गया था।
तो अभी ऐसा कोई खास निर्णय नहीं आया, लेकिन कोई खास निर्णय आएगा तो हम लोग इस पर जरूर अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है खासकर कि कोई भी निर्णय, ये मुख्यमंत्री मातृ लड़की योजना जो लाया गया, इलेक्शन को कुछ दिन के बाद इलेक्शन, इसको ध्यान में रखते हुए लाया गया है, तो इस पर सरकार रोक लगाना, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना चाहती है कि कोई भी योजना, खासकर फ्री वाली योजना, इलेक्शन के समय में नहीं लाया जाए। नेक्स्ट, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट निर्यात नीति जो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच चर्चा में थी, किससे संबंधित है? जेट यहाँ पे फाइटर जेट हो जाएगा। फाइटर जेट की बात कर रहा है। देखिए, हमने आपको 1-2 क्वेश्चन में ही बताया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, कि अमेरिका जो है सो भारत को F-35 बेचने के चक्कर में है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। भारत को अमेरिका लड़ाकू जेट निर्यात करना, ये बिल्कुल सही है। अमेरिका जो है सो भारत सरकार को F-35 देने के चक्कर में, लेकिन भारत सरकार इसे लेने के चक्कर में नहीं है। वैसे लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं, ये स्टेल्थ वायु फाइटर जेट है F-35। स्टेल्थ क्या होता है? जो रडार के पकड़ में नहीं आता उसे स्टेल्थ माना जाए, और यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। और भारत के पास अभी तक 5वीं पीढ़ी का एक भी फाइटर जेट नहीं है। आप सोच रहे होंगे राफेल तो नहीं, राफेल 4.5 पीढ़ी का ये फाइटर जेट माना जाता है, वो स्टेल्थ नहीं है, उसे रडार में पकड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, भारत को अमेरिकी लड़ाकू जेट निर्यात करना। ड्रोन तकनीकी में संयुक्त अनुसंधान, ऐसा नहीं है। संघर्ष क्षेत्रों में हथियार निर्यात को संभावित करने से, लेकिन ध्यान दिए होंगे कि अमेरिका जो सो बेचना तो चाहती है, लेकिन ये इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसको लेकर सरकार अभी तक इस पर विचार ही कर रही है, ना कि इसे खरीदा जा रहा है। और F-35 जो है अमेरिका जल्द ही किसी को जल्द नहीं देती है। हम पाकिस्तान को देखे होंगे, अमेरिका द्वारा F-16 दिया गया था। F-16 जो हम लोग का जो मिग जो था वो मार गिराया था अभिनंदन जी के द्वारा, आपको याद होगा। लेकिन F-35 अमेरिका उसी को दिया है जो नाटो देश का सदस्य हो, न कि जो सो और। लेकिन बिना नाटो का सदस्य वाला भारत पहला है जिसे, क्योंकि ये F-35 अमेरिका द्वारा ऑफर दिया गया है कि भारत सरकार चाहे तो इसे ले सकता है, लेकिन भारत सरकार इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो देखेंगे कि आखिर कौन एक्सेप्ट किया है। वहीं रूस के द्वारा भी दिया गया है, तो देख लेते हैं भारत सरकार कौन सा लेती है हम। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच स्थापित की गई निम्नलिखित तकनीकों साझेदारियों में से कौन सी सही है? आइए देख लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच कौन सा तकनीकी स्थापित किए हैं। संयुक्त रूप से उन्नत सोनार उपकरण विकसित करना, देखिए एकदम नहीं। अमेरिका थोड़ी जो है सो कोई भी विकसित करवाना चाहता है, अमेरिका सीधे बेचना चाहता है, तो इसका एकदम नहीं हो जाएगा। संयुक्त रूप से परमाणु पनडुब्बियों का विकास, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका जो है सो संयुक्त रूप से परमाणु पनडुब्बी के विकास को लेकर बात कही है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त रूप से परमाणु पनडुब्बियों का विकास। भारत और अमेरिका के बीच ये साझेदारी की गई है। नेक्स्ट, क्वाड समुद्री गश्त पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। वहीं ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में क्वाड देश में शामिल हुआ था। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं, आखिर क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखा गया, ये केवल स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विकेंद्रीकरण सूचकांक रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर है? देख लेते हैं ये कहना क्या चाहता है, विकेंद्रीकरण में कौन सा मतलब सबसे सर्वोच्च स्थान पे है, यानी पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, इसका कहने का मतलब ये है। तो देख लेते हैं कौन सा राज्य रहा है। केरल, तमिलनाडु, एकदम नहीं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये जो है सो रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान इन्होंने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्राप्त किया है। कर्नाटक के बाद केरला, केरल के बाद तमिलनाडु अपनी सर्वोच्च स्थान दर्ज की है। किसमें? विकेंद्रीकरण सूचकांक में इन्होंने दर्ज की है। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। आशा करते हैं आप लोगों का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हो गया।